राइट मैरिजेबल एज है वो 20s ही है। लड़कियां अपने प्रोफेशन के चक्कर में, सेटलमेंट के चक्कर में 30 क्रॉस कर जाती है। वंस वुमन क्रॉसेस 30, फिर उसकी ओवुलेशन जो है वो बीच बीच होती है, बीच बीच नहीं होती। तो उनको फिर हो सकता है कि कोई मदद चाहिए होगी प्रेगनेंसी के लिए। जब मैरिज करते हो, लड़की को भी और लड़के को भी किसी गायनिकोलॉजिस्ट के पास डिस्कशन करने के लिए भेजो। केरला में कोई भी जो मैरिज होती है 3 महीने का पहले कोर्स होता है। सेक्सुअल लाइफ क्या है, ओवुलेशन कब होती है, नहीं प्रेगनेंसी करना है तो कैसे करना है, प्रेगनेंसी करनी है तो क्या करना है, आपको डाइट क्या खानी है, तो सारा कुछ समझाया जाता है। 4 अल्ट्रासाउंड जरूरी है एक प्रेगनेंसी में। पहला एक अल्ट्रासाउंड जो होता है 7-8 हफ्ते पे हम करते हैं कि प्रेगनेंसी कहीं ट्यूब पे तो नहीं है। दूसरा फिर अल्ट्रासाउंड हम 11 to 12 वीक्स पे करते हैं, उसमें हम अबनॉर्मलिटी के बारे में पता करते हैं। तीसरा अल्ट्रासाउंड 18 से 20 हफ्ते में होता है, जिसमें कि उसके अंग बच्चे के ठीक बने हैं या नहीं बने हैं। नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टू वर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स में। इस शो के माध्यम से हम आप तक लेके आते हैं बेस्ट ऑफ द हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको मदद करती है लेने में राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम। इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आरसी शर्मा जी, जो कि एक जाने माने सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक आम आदमी गायनाकोलॉजिस्ट के पास कब जाता है, किन बीमारियों को देख के, किन सिम्टम्स को देख के हमें गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। डिफरेंट एज के ग्रुप के लोग हमारे पास आते हैं। जब बचपन में जब लड़की बड़ी होना शुरू होती है तो उसकी प्रॉब्लम होती है। मीनार की जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आती है उसकी भी कुछ प्रॉब्लम होती है। उसके बाद ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जहाँ नहीं होती है 2-3 महीने रुक रहती है, तभी आते हैं। उसके बाद जब लड़की की शादी होती है तो तब आते हैं। प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जो हो रही है, जहाँ अनवांटेड नहीं है अभी चाहिए, तो उसके बाद में प्रेगनेंसी को लुक आफ्टर करना है। ये रहा प्रेगनेंसी का एंड जिसको हम ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। तो दूसरा ये भाग इसका, जब ये पीरियड ख़त्म हो जाता है प्रेगनेंसी वाला, फिर जो हमारा गायनिकोलॉजी जिसको हम गायनी कहते हैं, वो वाला हिस्सा आता है। उसमें जो है औरतें पेरीमेनोपॉज़ल जो 40 के ऊपर वो आती हैं। उनमें क्या है कि ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है, फिर पेन होती है लोअर एब्डोमेन नीचे जो है, या कईयों का वो जो पेन होती है जब ब्लीडिंग होती है, इसमें रसोलियाँ हो सकती हैं। फिर पेन किसी कई वजह है पेन होने की, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकती है। जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसके आगे पीछे अपेंडिजेस उसके होते हैं, उसमें इन्फेक्शन भी होती है। पर इन कई किस्म के गांठें होती हैं। तो जैसे यूट्रस है, उसमें गांठें हो सकती हैं, उसके साथ में जो अपेंडिजेस हैं, जैसे ओवरीज हैं, उनका भी सिस्ट बन सकता है। और ये चीज़ें, कई चीज़ें ऐसे कैंसर तक हो जाती हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इतने सालों का तजुर्बा है आपका। जम्मू में आमतौर पर लोग किस तरह की गायनी कंप्लेंट्स लेकर के आपके पास आते हैं आजकल? मैंने जी आपको बताया कि ऑप्स जो है, ऑप्स में लोग जा तो आते हैं कि किसी एडोलेसेंट गर्ल्स को लेके जिसको डेट नहीं आ रही है, इसको बाल आ गए हैं मुंह पे, ये मोटी हो रही है, तो फिर उसके बाद में वो हम जैसे मैं इसका नाम बताऊंगा, जैसे पीसीओएस होता है ये, तो इसमें वो लेके आते हैं। उसके बाद में पेशेंट जब उनकी मैरिज होती है, कईयों को जल्दी प्रेगनेंसी होती है, कहीं को नहीं होती है। तो आजकल हमारा जो सिस्टम है पूरा शादी का, ये थोड़ा लेट होता है। लड़कियां अपने प्रोफेशन के चक्कर में, सेटलमेंट के चक्कर में 30 क्रॉस कर जाती है। जी डॉक्टर साहब। तो जो राइट मैरिजेबल एज है वो 20s ही है। तो 100% जो फर्टिलिटी होती है, 100% मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो सारे पीरियड होते हैं महीने के 12 ही ओवुलेटरी होते हैं। ये 22 साल की, फिर उसके बाद में आस्ते 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 करके कुछ पीरियड होते हैं जो अनओवुलेटरी हो जाते हैं। जी। तो इसलिए 22 साल की तो लड़की शादी अब नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोफेशनल हैं, कोई काम कर रही हैं, कुछ अपना करियर बनाने में लगी हुई हैं, कोई बाहर हैं, तो इसके कारण तो कहीं जो जब मैरिज हो जाती है तो फिर कई लोग आते हैं कि हमें अभी प्रेगनेंसी नहीं करनी है, उसके बारे में पूछती हैं कि कंट्रासेप्शन क्या करनी है। तो कई जो औरतें हैं वो चाहती हैं हमारी, अब साल हो गया शादी हुए तो हमारी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो उसको हम फिर है कि हिस्ट्री लेते हैं। जैसे कि कपल है कि जिसका घर वाला फौजी है,
वो साल में एक बार आया तो वो कैसे इनफर्टिलिटी कहेंगे। जी तो या अगर कोई भी कपल अगर इकट्ठा रहता है एक साल तो 80 मतलब 88 85 टू 88% चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाएगी जी। अगर वो इकट्ठे रह रहे हैं तो कोई कंट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं। जी तो दूसरा ये है कि अगर ऐसे ही है कोई बाहर एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उनका मतलब हम नहीं सोच सकते हैं कि प्रेगनेंसी जल्दी हो सकती है जो बीच बीच में मिलते हैं। तो तीसरा ये है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उसके बाद में ये प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकता है और प्रेगनेंसी की नाशिया होता है, कहीं को ज़्यादा वोमिटिंग होती हैं और आगे चल के फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो जैसे पहले 3 महीने में की अलग से प्रॉब्लम है, अगले 3 महीने की अलग से प्रॉब्लम है, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है जिसको हम 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी कहते हैं। जी तो जो पहला 3 महीना उसकी जो प्रॉब्लम अलग से है, भूख नहीं लगती है, उल्टियाँ होती हैं, नाशिया होता है और जो औरत है वो कमज़ोर होती है। तो दूसरा उसको खाने का मन नहीं करता है। उसके बाद जो दूसरा ट्राइमेस्टर आता है वो 3 महीने के बाद आता है, तब ये नाशिया वगैरह कम हो जाता है और वो फिर आगे प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करती हैं। तो जो पहले 3 महीने में हम कुछ टेस्ट करते हैं, जब कोई भी पेशेंट विद प्रेगनेंसी हमारे पास आता है तो हम उसको रजिस्टर करते हैं और उसके जो पहले टेस्ट होते हैं, जो करने होते हैं वो हम करते हैं। तो पहला एक अल्ट्रासाउंड जो होता है 7-8 हफ्ते में हम करते हैं कि प्रेगनेंसी कहीं ट्यूब पे तो नहीं है, प्रेगनेंसी यूट्रस में है और 7-8 हफ्ते में बच्चे का जो हार्ट आ जाता है। जी अगर हार्ट नहीं आया तो हम रिपीट करते हैं तो उसके बाद में देखते हैं कि मिस अबॉर्शन तो नहीं हो गई है। दूसरा फिर अल्ट्रासाउंड हम 11 टू 12 वीक्स पे करते हैं, 13 वीक्स पे करते हैं। तो उसमें हम अपने को ये अबनॉर्मलिटी के बारे में पता करते हैं। तो ऐसे ही 4 अल्ट्रासाउंड ज़रूरी हैं एक प्रेगनेंसी में। तो तीसरा अल्ट्रासाउंड 18 से 20 हफ्ते में होता है जिसमें कि उसके अंग बच्चे के ठीक बने हैं या नहीं बने हैं, बाजू, टांग, सिर सब ठीक है या नहीं ठीक है। तो उसके बाद में फिर 8 महीने के बाद एक कलर डॉपलर करते हैं फाइनल डिसीजन। तो ऐसे हम चलते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको उसके साथ साथ में टैकल करते जाते हैं। जी डॉक्टर साहब ये तो होगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के जो आपने टेस्ट बताए। बिफोर प्रेगनेंसी भी कोई टेस्ट जो कपल्स हैं उनको रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद कराने चाहिए? नहीं, नहीं, ऐसे टेस्ट बगैर किसी प्रॉब्लम के किस लिए कराने हैं? यही है कि अगर खून कम है या कुछ ऐसा है या कोई प्रॉब्लम है उसी के लिए टेस्ट कराने चाहिए। और कपल को ये है कि कोई भी जब मैरिज होती है, अगर वो कोई कंट्रासेप्शन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और द गर्ल वांट टू कंसीव एंड जो हस्बैंड है वो भी सोचता है कि प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तो उनको फुल वाइट जो विटामिन B9 है वो खाते रहना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। तो उसके बाद में फिर डॉक्टर के पास आना है, वही फिर टेस्ट वेस्ट होंगे। जब प्रेगनेंसी हो जाएगी जो यूरिन का टेस्ट होता है वो ऑथेंटिक होता है, जी तो जिसमें 2 लाइनें गूढ़ी लाइनें आ जाती हैं तो हम प्रेगनेंसी को मानते हैं। 6-7 हफ्ते में पहला अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं। जी डॉक्टर साहब ये तो आपने बात बताई हमें कि राइट मैरिज करने की राइट एज क्या है, कि जैसे कि लोग करियर फोकस्ड हो गए हैं तो डिलेड मैरिज हो रही है। कंसीव करने की एक राइट एज क्या है? किस राइट एज पे कंसीव करना चाहिए? कंसीव 20s, वंस वुमन क्रॉसेस 30 फिर उसकी ओवुलेशन जो है वो बीच बीच होती है, बीच बीच नहीं होती है। जी डॉक्टर तो उनको फिर हो सकता है कि कोई मदद चाहिए होगी प्रेगनेंसी के लिए। साहब। जी डॉक्टर साहब। तो ये है कि मैक्सिमम जो पीक फर्टिलिटी है वो 22 साल है, जिसमें हर पीरियड ओवुलेटरी होता है। तो 22 साल के तो शादी नहीं हो सकती है। ऐसे मैं ब्रॉडली कहता हूँ कि 20s में 26, 27, 28 में कर लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने बात की कि बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स खासकर हमारी पॉपुलेशन में लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जिसमें चेहरे पे बाल आना आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी एक प्रॉब्लम जो कि बहुत चर्चा में, वो है PCOD और PCOS। इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या रीज़न है इस प्रॉब्लम के? क्या किस तरह से हम इसकी जांच करा के पता चल सकता है कि PCOS है या नहीं, और क्या ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं जो पेशेंट जिससे? मैं आपको बताऊं कि जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया है, MD की है मैंने, तो तब ये कोई चीज़ ही नहीं थी। इसको हम ऐसे ही एक गायनी बुक में स्टील लेवल थॉल सिंड्रोम कह के कह दिया जाता था। लेकिन बाद में इतना है कि अब इसके पूरे संस्थाएं बनी हुई हैं हमारे गायनी में कि ये नया एक प्रॉब्लम आई है। जी डॉक्टर साहब। तो इसमें ये है कि हमारा
जो एक पीसीओडी है, जो पीसीओडी मीन्स कि जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें जब ओवरीज का साइज़ बड़ा है, इक्विजेनिक है, उसमें चारों तरफ सिस्ट हैं, तो हम पीसीओडी कहते हैं। जब पीसीओडी ओवरी के स्पेसिफिक है, लेकिन जो पीसीओएस है वो सारा की उसकी जैसे मोटापा आ गया, हिर्सुटिज्म हो गया, शुगर डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो ऐसे जाके जैसे लेटर स्टेज में जाके दिस एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो गया, उसका यूट्रस का कैंसर हो गया, ये बातें भी इनसे होती हैं। तो प्रेवलेंस इनमें ज़्यादा है। तो ये है कि आजकल जो हमारा रहने सहने का तरीका है वो बदल रहा है। हमारे लोग ज़्यादा लेथार्जिक हो गए हैं और सेडेंटरी लाइफ है हमारा, मोस्टली लेट के तो मोबाइल चलाते रहते हैं, जो ये बड़ी मतलब ठीक बात नहीं है। तो सारे जो हैं ये अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, 2-3 किलोमीटर का वॉक करो, चाहे जो भी जिस तरीके से भी आप अपने बदन को इस्तेमाल कर सकते हो वो करो। और उसके साथ में डाइट, जैसे हमारा अब हम जो वेस्टर्न फूड हैं, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें वो अच्छी लगने शुरू हो गई हैं। तो हमारे जो बच्चे लोग हैं वो कहते हैं जी पिज़्ज़ा खाना है। तो ये जो जंक फूड्स हैं ये मैदे की बनती हैं और इनमें कोई पुराना सा जो ये होता है यूज़ होता है सारा सामान, तो जिनसे ये बनता है, तो इसलिए वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए जो बच्चे हैं वो या लड़कियां हमारी हैं वो मोटी होती जाती हैं, तो उसके बाद उनका ये असर फिर ओवरी हार्मोन पे पड़ता है। तो इनमें क्या रहता है कि पीसीओएस में एक तो जो है ना ओबीस भी होते हैं, लेकिन थिन पीसीओएस भी होते हैं जो मोटे नहीं होते, उनकी भी एक है। और एक जो बड़े पीस ज़्यादा वो होते हैं जिनकी बीएमआर ज़्यादा होती है और वो औरतें ज़्यादा होती हैं। पीसीओएस जो है वो एक यही है कि लाइफस्टाइल चेंज करना है, नंबर 2 खान पान चेंज करना है, और उसके बाद में फिर जो है ट्रीटमेंट भी लेना है। तो पहले नंबर पे वही आएगा एक्टिविटी या डाइट, फ्रूट सब्जियां और ये वाली रोटी, और फैट कम करनी है तो ये वाली रोटी खानी है और अपने आप की एक्टिविटी बतानी है। मतलब एक्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो उनका ये थोड़ा साइड इफ़ेक्ट कम होगा। तो इसलिए उनको ये करना चाहिए कि मतलब अपने आप को एक्टिव करें और डॉक्टर के पास जाएं। हाँ, इसमें क्या रहता है कि 2-2, 3-3 महीने डेट्स नहीं आती हैं पीसीओएस में, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए जब एडोलेसेंट है 3-3, 4-4 महीने डेट नहीं आती है, उसको कोई बात नहीं है। अगर हम 2-3-4 महीने के बाद एक बार उसको विड्रॉल कर दें तो वो चलता है। लेकिन जब वो मैरिजेबल एज में आ गई, जब मैरिज हो गई, तो तब ये 3-3 महीने के बाद आने शुरू हुए, तो उसको इलाज करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब किस एज ग्रुप वाइज देखा जाए तो किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं इस बीमारी के, और क्या कोई क्लिनिकल टेस्ट भी होते हैं, क्या कोई ऐसी जांच होती है जिससे पता चल सके कि ये लोग ज़्यादा प्रोन हैं पीसीओएस और पीसीओडी के? पीसीओडी यही है, जो मोटे लोग हैं, ऐसे लेथार्जिक रहते हैं, ऐसे पर्टिकुलर सर्वे तो नहीं हुआ है, बट ये हम करते हैं कि ये मोटा सा बच्चा है, बच्ची है, उसमें फिर सेडेंटरी है, मूव नहीं करती है, चांसेस होते हैं उसमें पीसीओएस बनने में। जी तो फिर वो हिर्सुटिज्म हो जाता है, मेल टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ करते हैं, फेस पे आते हैं, अब्डामन पे आ जाते हैं, टांगों पे मेल टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ करते हैं। जी तो तब वो हमारे पास, क्योंकि इसमें ओवुलेशन नहीं होती है। ईस्ट्रोजन जो है, हमारे 2 किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं ओवरी से। एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो मेंसेस के बाद शुरू होता है और 14 दिन के बाद ओवुलेशन होती है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन आता है, उसको वो बैलेंस करता है। तो इसमें ईस्ट्रोजन ही चलता रहता है, ओवुलेशन तो होती नहीं है, जी तो इसलिए वो नहीं होता है। तो दूसरा ये है कि इसकी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, जैसे मैंने बताया, मोटा होगा या पतला होगा, हिर्सुटिज्म होगा, इरेगुलर पीरियड्स होंगे जी और ओबेसिटी होएगी, तो ऐसे होते हैं। फिर हम उनको सब्जेक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट टेस्ट, जी डिफरेंट टेस्ट करते हैं उनके। जी आपने डॉक्टर साहब 2 टाइप के हार्मोन्स की बात की, एक हिस्ट्रोन और एक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, and एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आजकल देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा जो दूसरा हार्मोन है उसका बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है, खासकर हमारी महिलाओं में। क्या रीज़न है कि एक्सटर्नल सोर्सेज से ये हार्मोन लेने की ज़रूरत पड़ गई और कितना सेफ है ये हार्मोन लेना एक्सटर्नल सोर्सेज से? देखिए जी, हमारे जो
अगर हम दुनिया को लें तो अर्बन लोग आए और अर्बन लोग चले गए। हार्मोन तो अभी यूज़ होना शुरू हुए हैं। जी तो ये है कि आजकल ये हार्मोन काफ़ी यूज़ हो रहा है और डिफरेंट रूट से हो रहा है। जी डॉक्टर एक तो साहब। वजाइनल रूट से भी हो रहा है, दूसरा ओरल रूट से भी हो रहा है, इंजेक्शन भी लग रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। तो इसका ये है कि जो प्रेगनेंसी होती है इसमें 4 और 5% ही जिसको हम एलपीडी कहते हैं, ल्यूटिल फेज डिफेक्ट, जी उनको ही ज़रूरत होती है प्रोजेस्टेरोन की। क्योंकि पहले जब प्रेगनेंसी होती है तो प्लेसेंटा नहीं बना होता है, जी ठीक है डॉक्टर जी। तो वो जो हार्मोन है उस पे वो जो कार्पस लुटियम से जहाँ से अंडा निकलता है वहाँ से बनता है। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी रेट हमारे देश की जनता में बहुत बढ़ते जा रहा है। क्या कारण है इनफर्टिलिटी रेट के इतने ज़्यादा बढ़ने के? इनफर्टिलिटी रेट का ये एक तो ये पीसीओएस ही है। नंबर 2 है कि लेट मैरिजेस हैं। जी हमारे जो अपने चक्कर में, सेटलमेंट के चक्कर में जो लड़कियां हैं वो 30 साल के बाद मैरिज करती हैं। जी दूसरा रीज़न ये है। तीसरा रीज़न सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। जी तो ये मेन मुद्दे हैं जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खान पान भी ऐसा ही है जी और लेट मैरिजेस हैं। जी डॉक्टर ये तो मेल फैक्टर भी होता है, कईयों का प्रोजेस्टेरोन इसकी स्पर्म्स की प्रॉब्लम होती है। साहब। जी डॉक्टर साहब। तो ओलिगोस्पर्मिया होता है या एस्टिनोस्पर्मिया होता है। तो उसमें जी मतलब फिर भी दूसरे ढंग इस्तेमाल करते हैं हम इनमें जी कि अगर कम है 20 मिलियन जो स्पर्म है पर एमएल चाहिए इसका मेल की। जी अगर 20 मिलियन से कम है तो हमें फिर कुछ जैसे आईयूआई का सहारा लेना पड़ता है। जी। जैसे 10 मिलियन है किसी के, जी डॉक्टर साहब। तो वैसे जो ऐसे 20 मिलियन इज़ द लोएस्ट लेवल जिस पे हम कहते हैं कि चलो काम चलेगा। जी डॉक्टर साहब। लेकिन ऐसे वो क्लासिफिकेशन जो हुई है 40 मिलियन, 60 मिलियन या 80 मिलियन है। 80 मिलियन काउंट जो है सबसे अच्छा है, जी 60 मिलियन उससे कम है, 40 मिलियन जो है वो भी अच्छा है। लेकिन जो आजकल का क्राइटेरिया है वो 20 मिलियन है। जी एंड वी आस्क कपल टू स्टे टुगेदर। अगर उनमें स्पर्म जो प्रॉब्लमेटिक हैं तो हम उनको कुछ दवाइयाँ ऐड कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने बात की आईयूआई की। ये क्या टेक्नोलॉजी है आईयूआई और इसका क्या यूज़ है? देखिए आईयूआई जो है, जैसे मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है कि कपल स्टे करता है, उनके स्पर्म भी ठीक हैं, ट्यूब्स भी ठीक हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है। जी इसमें हम मानते हैं कि जो सर्विक्स का प्लग है, सर्वाइकल मिकोजा है, वो स्पर्म को होस्टाइल है, ठीक है। तो ये जो स्पर्म है पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं इसमें सर्वाइकल प्लग को। जी तो एक तो इंडिकेशन ये है। दूसरा है आईयूआई का, मतलब अगर 10 मिलियन है, मतलब 2 मिलियन से कम है 20 मिलियन से, तो ये 2 इंडिकेशन रहती हैं फॉर आईयूआई। जी तो इसमें क्या है कि आदमी से स्पर्म ये लिए जाते हैं, सीमन लिया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है और प्रिपेयर करके जब ओवुलेशन डेज उन जो औरत होती है उसको ओवुलेशन इंडक्शन की जाती है। जब अंडा मतलब निकलने का टाइम होता है, दैट इज़ वो यूजली 12 दिन, जब 28 दिन का साइकिल है तो वो 14वें दिन होता है। जी तो अगर थोड़ा साइकिल ज़्यादा है तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, अगर 30 दिन का साइकिल है तो 16 का होगा। तो उसी तरीके से हम फिर अल्ट्रासाउंड में भी देख सकते हैं कि अंडा बन गया नहीं बन गया। जब 20 mm का वो बनेगा तो हम उसको मेडिसिन से रप्चर कर सकते हैं। तो जब वो 18 mm 20 mm का बनेगा, उसको एक इंजेक्शन लगाएंगे कि वो उधर से ओवरी से निकले और ट्यूब उसको पकड़े, क्योंकि प्रेगनेंसी स्टार्ट ट्यूब से होती है। तो जो स्पर्म है वो भी वहाँ तक पहुँचते हैं। तो फिर हम एक आईयूआई उसको जो ये पूरे सीमन के साथ नहीं लगाते हैं, इसको जो वाइट जो है दिस प्रोस्टेटिक जो स्क्रीशन है इसको साफ़ कर दिया जाता है। स्पर्म जो है वो किसी और चीज़ में डाले जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये आईयूआई की बात हुई, आपने थोड़ी देर पहले एक और टर्म का यूज़ किया था, आईवीएफ। आईवीएफ और एग फ्रीजिंग, ये क्या टेक्नोलॉजी है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है फर्टिलिटी रेट पे? देखिए जी, ये भी ज़रूरत है अब, क्योंकि लोग जो हैं इनफर्टाइल हो रहे हैं, एल्डरली हो रहे हैं, तो बच्चा नहीं हो रहा है। तो कई लोगों की तो वास्तविक में क्या होता है कि जो ट्यूब्स होती हैं बंद होती हैं, या
कईयों को इन्फेक्शन होती है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन, ट्यूबें डिस्ट्रॉय हो जाती है। जी तो उसमें जहाँ किसी का आईयूआई भी फेल हो गया, जी आईयूआई भी फेल हो गया, नहीं बच्चा स्टे किया, तो फिर लास्ट ऑप्शन जो है वो आईवीएफ है। तो आईवीएफ जो है ये एक्सपर्ट किस्म के लोग करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि ऐसे ही हार्मोन दे के ओवुलेशन इंडक्शन की जाती है और मल्टीपल अंडे अंडे क्या कहें, ओवम, अंडा तो फर्टिलाइज एग हो गया ना, तो वो निकाले जाते हैं, मदर के ओवरी से रिट्रीव किए जाते हैं और मेल का जो स्पर्म है वो भी लिए प्रिपेयर किया जाता है और पेट्रिक डिश में सॉल्यूशन डाल के उन दोनों को मिलाया जाता है। तो वो वहाँ ही उनकी प्रेगनेंसी शुरू होती है और जो फिर एग बनता है तो फिर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है उसकी। जी फिर कुछ टाइम के बाद 70 घंटे बाद 72 घंटे के बाद वो जो यूट्रस में 1 या 2 या 3 भी रखे जाते हैं। तो जैसे आगे आगे बढ़ता है आजकल वो भी टेक्निक्स हैं कि जैसे 3 हों तो उनका कैरी ऑन करना प्रेगनेंसी मुश्किल होती है। कई लोग तो 2 को भी, एक को वो ऐसी विधि है कि एक को उसको ख़त्म कर दिया जाता है, एक ही रखा जाता है। तो जैसे 2, 3 4 अंडे डाल दिए जाएँ, चारों चलना शुरू हो जाएँ तो वो 9 महीने थोड़े रहेंगे, हो सकता है वो 6 महीने के बाद अबॉर्ट हो जाए, तो फिर वो फुटाइल एक्सरसाइज हो। तो इसलिए ये वही तरीका है जो ये तो मैंने देखा है जो औरतें पेरीमेनोपॉज़ल मतलब मेनोपॉज़ के आसपास, उनको भी आईवीएफ से हार्मोन दे के प्रेगनेंसी हो सकती है। तो जिन लोगों की उनको भी मतलब माँ बनने का मिल जाता है। हाँ, तो ये है कि ये ज़रूरी है। आईयूआई, आईवीएफ डिफरेंट जो विधि हैं, पहले तो हम उनको नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कहते हैं, उनकी बताते हैं कि कब ओवुलेशन होती है, कब आपको इकट्ठे रहना चाहिए। उसके बाद में दिन पीरियड मिस होता है, पहले ऐसे ही 1 साल हस्बैंड एंड वाइफ को इकट्ठे रहने के लिए बोला जाता है और 80 से ज़्यादा है, मोर देन 80% वुमेन कंसीव। और 2 साल अगर इकट्ठे रहेंगे सिर्फ 7% वुमेन ही बचेंगी जो कंसीव नहीं करेंगी। देयर इज़ अ रियल इनफर्टिलिटी, उसको फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? प्रेगनेंसी में एक तो ये है कि कूल माइंड रहना चाहिए और नंबर 2 रेगुलर डॉक्टर को चेक कराना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। मतलब जो पहले ट्राइमेस्टर में उल्टियाँ होती हैं, कुछ खा पी नहीं सकती है, तो डॉक्टर के पास जाना है। कई बार पानी भी कम हो जाता है तो हम उसको जो फ्लूइड है वो भी चढ़ाते हैं। तो उसके बाद में जब अगले 3 महीने आते हैं फिर बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है। अगले 3 महीने में बच्चे पूरा रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हेड नेक सब बन जाता है। तो उसके बाद फिर आयरन कैल्शियम स्टार्ट होता है, टेटनस की भी लगता है और उसके बाद में ये उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक जनरल मैसेज जो हमारी ऑडियंस को देना चाहें एक अच्छी गायनिक हेल्थ के लिए। गायनी के लिए यही है कि अगर लड़की की शादी 30 साल से पहले ही करें जैसे हो सकता है, तो उसके बाद में मतलब जब मैरिज करते हो तो लड़की को भी और लड़के को भी किसी गायनिकोलॉजिस्ट के पास उसके पास डिस्कशन करने के लिए भेजो। हमारी पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी की हुई है, उनका मैं पूछता हूँ बच्चा कब होता है, मतलब कैसे ओवुलेशन होती है, उनको कोई पता नहीं है। तो इसलिए केरला में जैसे मेरे को ज्ञात हुआ कि वहाँ कोई भी जो मैरिज होती है 3 महीने का पहले कोर्स होता है, तो वो करके बताते हैं कि सेक्सुअल लाइफ क्या है, ओवुलेशन कब होती है, नहीं प्रेगनेंसी करना है तो कैसे करना है, प्रेगनेंसी करनी है तो क्या करना है, आपको डाइट क्या खानी है, तो सारा कुछ समझाया जाता है। तो एक तो मैसेज ये है कि जो मैरिजेबल फीमेल एंड मेल हैं उनको मतलब दूसरी एजुकेशन है उनकी, जैसे एकेडमिक दूसरी एजुकेशन है, आर्ट्स है, साइंस है, उनको जाना चाहिए मैरिज से पहले। तो इसलिए डाइटरी जो है वो ध्यान रखना है। इवन जब लड़की पैदा होती है तभी से उसका रिस्पेक्ट, उसकी डाइट, उसका ध्यान रखना है। जी डॉक्टर साहब, तो ये था हमारा इस हफ्ते का हेल्थ सेगमेंट।
मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर आरसी शर्मा जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नए हेल्थ सेगमेंट के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए टेक वन टेलीविजन एंड डिजिटल नेटवर्क।